ये जानकर आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किसी अरब कंट्री के पास नहीं बल्कि लैटिन या साउथ अमेरिका में वाक़ वेनेजुएला के पास हैं। 2022 के मुताबिक वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज़ायद के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। 1970 के एनर्जी क्राइसिस में वेनेजुएला की इकोनॉमी खूब आगे बढ़ती है, इतनी कि उस अरसा में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रखने वाला मुल्क बन जाता है। लेकिन आने वाला वक्त वेनेजुएला के लिए अच्छा साबित नहीं होता और नतीजा ये निकलता है कि आज का वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक गरीब तरीन मुल्क है। इन्फ्लेशन 234% तक बढ़ चुकी है, 50% अवाम गुर्बत का शिकार है, जबकि 7 मिलियन से ज़ायद लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इसके साथ तरह तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं और इसकी इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो चुकी है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने वेनेजुएला को यहाँ तक पहुँचा दिया? चलिए जानते हैं, लेट्स डाइव इन। यूं तो वेनेजुएला में ऑयल की दरियाफ्त 1914 में ही हो जाती है, लेकिन बड़े लेवल पे काम 1922 में स्टार्ट होता है, जब शेल कंपनी, जो कि उस वक्त रॉयल डच शेल के नाम से जानी जाती थी, मैरोकाइबो बेसन में ऑयल पे काम स्टार्ट करती है। आने वाले कुछ ही सालों में 100 से ज़ायद फॉरेन कंपनीज यहाँ से ऑयल निकाल रही होती हैं। 1929 में यहाँ से सालाना 137 मिलियन बैरल तेल निकाला जा रहा होता है। इस तरह ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से वेनेजुएला दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है, जबकि उस वक्त अमेरिका इस गेम में पहले नंबर पे था। इस तरह वेनेजुएला में ऑयल का सेक्टर तरक्की करता गया। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है जिसे डच डिजीज़ कहा जाता है। किसी मुल्क में जब कोई एक सेक्टर बहुत आगे निकल जाए और बाकी तमाम सेक्टर्स को पीछे छोड़ दे और आगे जाके अगर ऐसा हो कि वो एक सेक्टर कमज़ोर हो जाए तो वो रीजन तबाही का शिकार हो जाता है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स तो डेवलप हुए नहीं होते, जिस वजह से उस मुल्क के पास इकोनॉमी का कुछ खास जरिया बचता नहीं। इसे डच डिजीज़ कहा जाता है। अब वापस आते हैं वेनेजुएला की कंडीशन पे। तो वेनेजुएला भी डच डिजीज़ का शिकार बनता है। कैसे, ये आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। अब चूंकि ये रीजन बहुत अरसे से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, इसलिए गवर्नमेंट्स का जिक्र किए बगैर इस कहानी को समझना मुमकिन नहीं। 1908 से 1935 तक यहाँ पे डिक्टेटर हुआन विसेंटे गोमेज की हुकूमत थी। इन्हीं के दौर में ऑयल का सेक्टर इतनी तरक्की करता है कि टोटल एक्सपोर्ट्स का 90% हिस्सा यही ऑयल बन जाता है। अब गवर्नमेंट बाकी सेक्टर्स पर कुछ खास तवज्जो नहीं देती, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट हो जाती है। अगली गवर्नमेंट ऑयल से मजीद फ़ायदा उठाने के लिए एक कानून पास करती है जिसे हाइड्रोकार्बन लॉ ऑफ 1943 कहा जाता है। अब उस वक्त 3 बड़ी फॉरेन कंपनीज, जिसमें शेल, गल्फ और स्टैंडर्ड ऑयल शामिल थीं, वेनेजुएला की ऑयल मार्केट का 98% हिस्सा कंट्रोल कर रही होती हैं। हाइड्रोकार्बन लॉ के मुताबिक फॉरेन ऑयल कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा स्टेट को देना पड़ेगा। इसी से अगले 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट की कमाई में 6 गुना इजाफा हो जाता है। 1960 में वेनेजुएला ओपेक ज्वाइन करता है और उसी साल वेनेजुएला अपनी पहली स्टेट ऑयल कंपनी बनाता है। इसी के साथ वेनेजुएला अपने ऑयल प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरी ऑयल कंपनीज पे इनकम टैक्स को बढ़ाकर 65% तक ले जाता है। फिर सोने पे सुहागा ये कि 1973 में ओपेक ममालिक इसराइल को सपोर्ट करने वाले ममालिक पे 5 माह के लिए ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, जिससे उस वक्त ऑयल प्राइसेस आसमानों को छूने लगती हैं। In 1973, the big Middle East producers cut off oil shipments to major consuming countries. और नतीजतन वेनेजुएला की इकोनॉमी तरक्की करने लगती है। 1976 में ऑयल के शोबे को मजीद कंट्रोल करने के लिए स्टेट ओन्ड कंपनी पेडवेसा कायम की जाती है। उस वक्त कार्लोस पेरेस की हुकूमत होती है। ऑयल और आयरन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जाता है। उस अरसे में भी ऑयल एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया जाता है। 1981 से 1985 तक आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस 40% तक कम हो जाती हैं। फिर 1986 में 50% तक तेल की कीमतें गिर जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वेनेजुएला की इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे आ गिरती है। अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट बाहर से भारी लोन ले लेती है और इस लोन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अवाम पे टैक्सेस में भी इजाफा कर देती है, जिससे इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसी के खिलाफ कई लोग एहतजाज के लिए भी निकलते हैं और कुछ मारे भी जाते हैं। 1992 में एक मिलिट्री लीडर ह्यूगो शावेज बगावत कर देते हैं, जो कि नाकाम होती है। लेकिन आगे जाके यही ह्यूगो शावेज 1998 में प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आते हैं। ह्यूगो शावेज सोशलिज्म से बड़े मुतासर होते हैं, जिस वजह से आते ही ये कई प्राइवेट बिजनेसेस को नेशनलाइज कर देते हैं।
ह्यूगो चावेज की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक अच्छा स्टेप लेती है। वो ये कि ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन सब पे भी तवज्जो दी जाती है, जिससे ह्यूगो चावेज का दौर वेनेजुएला के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। लेकिन ह्यूगो चावेज का एक स्टेप जो कि ऑयल इंडस्ट्री के लिए मसाइल पैदा करता है, वो ये कि हजारों स्किल्ड वर्कर्स को स्टेट ऑयल कंपनी पेडवेसा से निकाल दिया जाता है। 2005 से 2013 तक वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन में कमी होना शुरू हो जाती है। 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हो जाती है और इसके बाद उनके सक्सेसर निकोलास मदुरो की गवर्नमेंट आ जाती है। इसके साथ ही 2014 के मिड में ऑयल प्राइसेस फिर कम होना शुरू हो जाती हैं और यहीं से ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नीचे आ गिरती है। आज के डेटा के मुताबिक 2013 की निस्बत 2021 में ऑयल प्रोडक्शन तकरीबन 83% कम हो चुकी है। निकोलास मदुरो की गवर्नमेंट ऑयल सेक्टर पे अपने बंदों को लगाती है जो कि स्किल्ड नहीं होते। नतीजा ये निकलता है कि वो ऑयल सेक्टर जो कि वेनेजुएला की इकोनॉमी के लिए वाहिद सहारा था, तबाही का शिकार हो जाता है। ऊपर से फॉरेन डेट बढ़ता ही जाता है, जिसकी अदायगी के लिए गवर्नमेंट के पास कमाने के जराए नहीं होते और इदारों की तरफ से करप्शन में भी बहुत इजाफा हो जाता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बहुत ही मुख्तसर तरीके से कवर किया है। अगर हम कंक्लूड करें तो गवर्नमेंट्स की ऑयल के सेक्टर को लेके मिसमैनेजमेंट, बढ़ती हुई करप्शन, बाकी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप न कर पाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सैक्शंस वेनेजुएला की तबाही की जिम्मेदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहिए।